मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और आज मार्केट के महारथी में बाजार के जाने माने दिग्गज indiacharts.com के फाउंडर रोहित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। रोहित, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मानसी दवे दिस साइड। शुक्रिया मानसी, मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल रोहित, जिस तरह की डीप डाइव एनालिसिस कर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए आप बाजार पर अपना रुख रखते हैं, अमूमन हमने देखा है कि वो रुख जो है वो बिल्कुल सही साबित होता है। फरवरी में भी आपने कहा था कि मार्केट में जिस तरह के सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, स्लो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, एक फटीग है रिटेल ट्रेडर्स के बीच और ऐसे में मार्केट बॉटम जो है वो नजर आ सकता है। इसी के चलते इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग, एक्सपायरी, एफआईज का टेक, इन सारी चीजों पर नजर रखनी चाहिए। अब वहां से बाजार की चाल को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? हिस्टोरिकल ट्रेंड्स अगर मई के महीने की बात करें, आपकी एनालिसिस क्या कुछ कहती है? तो जो पोजीशनिंग है जो उस समय पे थी, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आया है। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो बहुत ज्यादा अधिकतर शॉर्ट्स बन गए थे वो काफी हद तक कट चुके हैं। ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, बहुत ही माइनर शॉर्ट्स बाकी। अगर एक आध दिन जैसे आज बाजार ऊपर है, वो शॉर्ट से पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कई बार हमने देखा है कि अगर बाजार में जब थोड़े बहुत मंदी का दौर रहता है, नेगेटिविटी रहती है, तो जब एफआई के पोजीशन कट जाते हैं तो वापस बाजार जो है नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका थोड़ा होराइजन लंबा रहता है और इनके जो लॉन्ग पोजीशंस है जो ऑल टाइम रिकॉर्ड पे पहुंच चुके थे मार्च के महीने में, वो अब भी थोड़ा बहुत घट के काफी लॉन्ग के साइड में है। तो ये दो अलग अलग रीडिंग्स हैं और इनके अलग अलग टाइम होराइजन पे इम्पैक्ट आता है। एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि नियर टर्म में अगर ये जो तेजी हमने देखी है, बाउंस बैक देखी है ट्रंप के टैरिफ्स की अनवाइंडिंग के पीछे, ये कहीं ना कहीं कहाँ पे रुकेगी, एग्जॉस्ट करेगी या मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जैसे हम लोग मई के महीने में जा रहे हैं। और लॉन्गर टर्म पोजिशनिंग ऐसा है कि लगेगा कि वर्स्ट में भी ओवर, बट कुछ समय के बाद ही नया तेजी का दौर आएगा। बट आएगा जरूर, शायद एक इस महीने नहीं देखा जाए तो अगले महीने या जून या जुलाई तक हम लोग ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो मई के महीने में मैं सोचूंगा कि इट इज अ टाइम फॉर कंसोलिडेशन, टाइम फॉर पुल बैक। जो हिस्टोरिकल सीजनल ट्रेंड्स हैं, इनमें ऐसा है कि फरवरी हमारा सबसे वर्स्ट मंथ रहता है, मार्च अप्रैल में कुछ पिकअप दिखते हैं और मई में यूजुअली ईजिंग फ्लैटनिंग देखते हैं। बहुत पहले मई एक्चुअली वॉलेटाइल महीना रहता था, तो जो लोग 10-15 साल पहले ट्रेड करते थे वो सोचते थे कि मई के महीने में तो सब बेच के छुट्टी पे चले जाओ। सो देयर वाज अ ओल्ड सेइंग कि सेल इन मई एंड गो अवे, बहुत ही फेमस सेइंग था। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस तरह का एक्सट्रीम मूवमेंट आ सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे मई के महीने में कुछ करेक्शन, कुछ कंसोलिडेशन का जो ट्रेंड है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि इस बाउंस के बाद हम लोग कपल ऑफ इंपॉर्टेंट हर्डल्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। वो मैं आंकड़े बता देता हूँ। जो पूरा फॉल हुआ, सितंबर का टॉप था 26,200 के आसपास और बॉटम हमने बनाया अराउंड 21,600 के आसपास। इसका 61% रिट्रेसमेंट टेक्निकली हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेवल को मानते हैं। और वीकली बैंड जो है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेवल्स हैं मार्केट के, उसको भी हम लोग मानते हैं। और ये सब लेवल्स जो हैं 24,600 और 24,730 या 35 के बीच में आ रहे हैं। तो ये करीब 100-150 पॉइंट का एक रेंज है जिसमें कि बाजार को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से वो नीचे की तरफ थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है। अब कितना करेगा वो अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने कई अलग अलग तरीके के रिस्क हैं। एक तो जियो पॉलिटिकल है जो कि हमारे बॉर्डर पे चल रहा है, वो किस तरह एस्केलेट होगा, उससे हमें एक समझ मिलेगी कि कितना डीप ये करेक्शन हो सकता है। अगर वो चीज ज्यादा एस्केलेट नहीं होती है तो मे बी आपको सिर्फ एक कंसोलिडेशन मिले 200, 400, 500 पॉइंट के रेंज के अंदर। यूएस के बाजार भी एक सिमिलर डेटा पॉइंट पे हैं। 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है एसएनपी नैस्डैक का, 61, 66 के बीच में सब घूम रहे हैं। तो सब सिमिलर लेवल्स पे ये बाजार जो है ये घूम रहे हैं। और इस पॉइंट पे हम लोग यूजुअली एक स्टेप बैक लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकता है नियर टर्म में। जबकि लॉन्गर टर्म हो सकता है कि हमने जो वर्स्ट केस जो नेगेटिविटी देखनी थी वो हमारे पीछे हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट टर्म में थोड़ा केयरफुल होना जरूरी है। कुछ शॉर्ट ट्रेड्स भी शायद बन जाएं पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेडर्स के लिए।
बट ओवरऑल एक डिप के बाद ही इन्वेस्टर्स जो हैं वो वापस इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। ठीक है। रोहित जी, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। चलिए से आपने ऐसे मई का भी बताया, थोड़ा नियर टर्म का पर्सपेक्टिव्स दिया। अगर मैं थोड़े लॉट्स को कैरी भी करता हूँ तो मैं इस बार की दिवाली पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई देख सकता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में डाइवर्जेंस करीब 8% का हुआ है। तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि अगर वो लगता है तो फिर मेरे को शायद थोड़ी चर्निंग के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वो ऑटो में आ सकता है, आईटी में आ सकता है, फिर मैं वहाँ पे वैल्यू हंटिंग भी करूँगा थोड़ा सा। तो ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने 2021-22 में भी एक करेक्टिव फेज देखा था बाजार में, और इस बार भी देख रहे हैं। और इन फेजेस में टिपिकली जो हमारे मंथली एवरेजेस हैं वो अगर होल्ड कर जाते हैं तो जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ अनफोल्ड होता रहता है। अब तक तो यही देखा गया, इस बार भी करेक्शन आया, उसके नीचे एक महीने गया था फरवरी के महीने में, वी वेंट स्लाइटली बिलो दैट लेवल। वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ, करंटली 23,100 के आसपास आ रहा है। ओके, और 23,100 के ऊपर अगर हम लोग मंथली बेसिस पे, मतलब महीने के अंत तक रह पाते हैं, पिछले 2 महीने में हम रहे हैं, तो जो लार्जर ट्रेंड है, आपने जैसे बोला यहाँ से लेके दिवाली तक, शायद अगर बीच में नीचे भी आता है, इवेंचुअली न्यू ऑल टाइम हाई तक जाने की उम्मीद जरूर है। क्योंकि कई जो ब्रॉडर फैक्टर्स हैं, माइक्रो फैक्टर्स, अगर हम उन पे ध्यान दें, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स का दर है, भारतीय बाजारों में बहुत ही क्लियरली हमने अभी कमोडिटिव स्टैंस ले लिया है आरबीआई ने, तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे घटते जाएंगे और धीरे धीरे जाके आगे वो चीज बाजार में ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। तो नियर टर्म जो रिस्क हैं वो एसेंशियली करंट हैं, जो कि अर्निंग्स अभी स्लो डाउन हो रही है कुछ हद तक, बहुत ही अच्छी नहीं हुई है अभी तक। वो जून तक शायद बॉटम आउट हो जाएंगी और वहां से फिर वापस सुधार देखा जाएगा। तो आई थिंक अगर जून जुलाई के आगे हम लोग जाते हैं तो उसके आगे वापस ऑल टाइम हाईज तक जाने की उम्मीद जरूर बनाए रखना चाहिए। Rohit, one more thing. From gold to equities and from equities to real estate, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट इस वक्त किस तरह से करना चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए, और यहाँ पर भी इन पर्टिकुलर इक्विटीज़ में कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपके फोकस रेडार पर हैं, जहाँ पर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अच्छा मोमेंटम डेवलप होता दिखेगा? तो गोल्ड हैज बीन अ ग्रेट एलोकेशन। जब भी मुश्किल समय आता है, या तो डॉलर गिरता है या फिर रुपया गिरता है, भारतीयों के लिए गोल्ड एंड्स अप बीइंग पॉजिटिव। बट देर आर ऑलवेज फेजेस, ऐसे एक फेज आते हैं जहाँ पे इक्विटी गोल्ड को आउट परफॉर्म भी करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस हमेशा रहेगा। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि गोल्ड का जो बेस्ट फेज था वो शायद बेस्ट फेज अभी के लिए, ये नहीं कि उसमें लॉन्ग टर्म टॉप हुआ है, बट मीडियम टर्म, जैसे हम लोग अगर 6 महीने की बात करेंगे, तो शायद गोल्ड का जो आउट परफॉर्मेंस फेज है कुछ हद तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वो एक लंबे कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। इसलिए एक्सेसिव ओवर पोजिशनिंग अब गोल्ड की तरफ मुझे लगता है धीरे धीरे हमें हटानी पड़ेगी और इक्विटी की तरफ वापस डाइवर्ट करनी पड़ेगी। इसको आप 1 या 2 महीने में भी अगर करते हैं तो आई थिंक इक्विटी परफॉर्मेंस से आपका ज्यादा फायदा होगा। फिर इवेंचुअली शायद गोल्ड अगले साल फिर से चले, उस चीज को हम लोग मना नहीं करेंगे। बट ये जो एक पर्टिकुलर रैली हमने देखी, जो काफी समय से, इनफैक्ट बॉटम वाज अराउंड 2023 से शुरू हुई थी, करीब $1800 से, वो जो एक रन है मुझे लग रहा है खत्म होगा और एक कंसोलिडेशन, जो मल्टी मंथ कंसोलिडेशन है, वो देखा जाएगा। अब रियल एस्टेट एक अलग फैक्टर है, क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट जो है इंटरेस्ट रेट्स की दर से काफी इंपैक्टेड रहता है। और मैंने जैसे पहले बताया कि इंटरेस्ट रेट्स के दर कम होंगे तो इवेंचुअली रियल एस्टेट विल बी सीइंग अ बेटर ट्रेंड। इमीडिएटली नहीं बोल रहा हूँ, बट 2-3 महीने बाद, क्योंकि धीरे धीरे जैसे रेट्स घटेंगे तो मॉर्गेज रेट्स घटने पे धीरे धीरे डिमांड जो है ब्रॉडली हाउसिंग मार्केट में वापस आती हुई दिखेगी। तो इस ट्रेंड को नजर रखते हुए आई थिंक डाउन द लाइन रियल एस्टेट विल डू वेल। इक्विटी में कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे लगता है जहां पे वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू, ये जो पूरा पैसा है पिछले 6 महीने में भी ग्रोथ से वैल्यू में शिफ्ट हुआ है। और इसी कारण से हमने बैंकिंग सेक्टर में बाइंग देखी रिसेंटली, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ आ रही थी
और वैल्यूएशंस कम होते गए और बहुत ही ज्यादा कम हो गए, 10 साल के बॉटम एंड ऑफ द रेंज तक पहुंच गए थे। तो इसलिए इनिशियली आपने बहुत सारे फंड्स का बाइंग वहां देखा। और किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में इवेंचुअली फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करेगा। सो ऑन डिक्लाइंस आई वुड बी इंटरेस्टेड कि फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ निवेश किया जाए। दूसरा ऐसा वैल्यू सेक्टर होगा पीएसयूज का, जिसने पिछले सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, बट इस साल काफी नीचे भी आ गए। कई स्टॉक्स ने 30-40% डिक्लाइंस भी देखे हैं, और इन डिक्लाइंस के बाद ये कहीं ना कहीं जाके अट्रैक्टिव होंगे। मुझे लग रहा है शायद एट द मोस्ट एक नीचे का लेग हो भी सकता है, यहाँ से जून तक मैं ध्यान रखूंगा। बट उसके बाद आई थिंक देयर इज वैल्यू इन पीएसयू स्टॉक्स ओवरऑल, तो पीएसयू स्टॉक्स में भी वापस ध्यान रखा जाए। तीसरा सेक्टर जो इवेंचुअली उभर के आना चाहिए ये सब ट्रेंड्स में से, क्योंकि जैसे यूएस अपना ट्रेजरी का फाइनेंसिंग के ऑप्शंस के बारे में सोचेगा, उनको कहीं ना कहीं या तो रेट्स कम करने पड़ेंगे या वापस अपने बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, और वो जो लिक्विडिटी क्रिएट होने वाली है वो लिक्विडिटी घूम फिर के यूएस के बाजारों के बाहर आएगी। जैसे कि भारतीय बाजार हैं, यूरोपियन बाजार हैं, इनमें घूम फिर के आएगी। और कई बार जब ये होता है, हमने ये भी देखा है कि फॉलिंग डॉलर के एनवायरनमेंट में कमोडिटी स्टॉक्स जो है या कमोडिटी साइकिल अच्छा करती है। तो मेटल स्टॉक्स पे भी ध्यान रखें कि जहां पे भी डिक्लाइंस आए या ज्यादा आए, तो कमोडिटी स्टॉक्स को लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जाए। ठीक है रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर हैं आपके चार्ट्स के जैसे ही, और आप अच्छे से सब कुछ बता भी देते हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो शॉर्ट टर्म स्पैन, लॉन्ग टर्म स्पैन, सेक्टोरियल चर्निंग, ये सभी मुद्दों पर आपने जो बात रखी वो हमारे लिए काफ़ी काम आएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल अगर आप मार्केट्स देख रहे हैं तो डाइवर्जेंस आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियरली दिख रहा है बिकॉज ऑफ एसबीआई एंड कोटक, एंड निफ्टी इसलिए है क्योंकि 5th डे है, इनफैक्ट 6th डे मैं बोलूँगा कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज भी आपको हरे निशान में दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, हम रेजिस्टेंस के आसपास हैं, 24,500 का रेजिस्टेंस है, एक बार टच किया बट अभी उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज दिन भर थोड़ा वेट एंड वॉच करते रहिएगा। 18.5 का विक्स अभी भी बना हुआ है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम कॉलर शो से जुड़ा हुआ है, अगर आप फ़ायदा लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा। मेरे को और मानसी को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।